नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। अर्बन नक्सलवादी और माओवादी से प्रेरित सोच का लगाया आरोप। कहा, जनता की संपत्ति छीनकर घुसपैठियों को देना चाहती है कांग्रेस। माताओं बहनों के मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे ये लोग। विपक्ष ने भी दी अपने चुनाव प्रचार को रफ्तार। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने पार्टी के पक्ष में किया प्रचार। भाजपा पर बोला हमला। बसपा प्रमुख मायावती के अमरोहा में चुनावी जनसभा। चुनाव के बीच इंडी गठबंधन में आई सिर फुटबॉल की नौबत। रांची में कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में भिड़े कार्यकर्ता। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प। रैली में राहुल, उद्धव और येचुरी की गैर हाजिरी पर भी उठे सवाल। वायनाड में और मुश्किल हुई राहुल गांधी की डगर। कांग्रेस के जिला महासचिव ने थामा बीजेपी का दामन। कहा, आम जनता तो दूर, उन जैसे पदाधिकारियों से भी नहीं मिलते थे राहुल। मोदी का भाजपा उम्मीदवार को पत्र। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली की मृतक छात्रा के परिवार से की मुलाकात। पार्षद की बेटी की फैयाज ने कर दी थी बेरहमी से हत्या। भाजपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नड्डा ने मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग। सोमवार को बुलाया राज्यव्यापी बंद। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। बांसवाड़ा की जनसभा प्रधानमंत्री कांग्रेस पर वहां पर खूब बरसे और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच माओवाद से प्रेरित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार बनने पर सबकी संपत्ति का सर्वे करने और उसे ऐंठने की बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बात बेहद चिंताजनक और गंभीर है। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। और वैश्विक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन हालात में भारत में एक मजबूत सरकार जरूरी है। आज भारत में स्थिर सरकार का, मजबूत सरकार का होना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल में भी खोजकर
दुश्मनों का सफाया कर सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर केवल अपने परिवार की चिंता करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर लोगों को डराने और झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस की दुकान में भय, भूख और भ्रष्टाचार ही बिकता है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया। आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि भारत हर प्रकार से डर से बाहर निकल चुका है। और भाजपा सहित एनडीए के सभी प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में, और वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार और राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में जनसभाएं की। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब देश में चल रहे आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के कटिहार और असम के सिलचर में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया, उसी की गोद में लालू प्रसाद और उनके बेटे बैठे हैं। अमित शाह ने असम के सिलचर में रोड शो भी किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव बताया। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2024 के बाद 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसका चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली की घटना से मानवता शर्मसार हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को गुंडों की पार्टी बताया। और ममता जी, क्या यह सब आप नहीं देखती हैं? क्या हो रहा है भारत में? आपको चाहे मार पीट खरीद जैसे भी हो, पश्चिम बंगाल में सरकार बननी चाहिए। इसी बात की आपको चिंता रहती है। ये गुंडा का पार्टी है, टीएमसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। गुंडा का काम गुंडा कर रहा है। इसका साथ गुंडा है, पुलिस है, जनता नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कहा कि इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में प्रचार अभियान की कमान संभाली। उन्होंने राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला। राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूँ, न 2014 में न 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष और कोयम्बटूर से बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने केरल के कोल्लम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार जी कृष्ण कुमार के लिए रोड शो किया। लोगों से मिल रहे जबरदस्त समर्थन से उत्साहित के अन्नामलाई ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री और नॉर्थ मुंबई से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने जमकर चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद में चुनावी रैली की और भाजपा के पक्ष में वोट मांगे।
केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने मां दक्षिणा काली मंदिर में पूजा की और ग्रामीणों से बातचीत की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय घोषणा पत्र मोदी की गारंटी का मलयालम और तेलुगु संस्करण को भाजपा राज्य इकाई द्वारा जारी किया गया। डीडी न्यूज। और विपक्षी दलों के चुनाव प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इंडी गठबंधन की पार्टियां अलग अलग जनसभाएं करके जन समर्थन मांग रही हैं। वहीं गैर इंडी विपक्षी दलों की रैलियां भी जारी हैं। सभी दल लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने भी अपने प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। इंडी गठबंधन और अन्य दलों के नेता जनसभाएं करके वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे। यूपीए काल में उठाए गए मनरेगा जैसे कदम याद दिलाते हुए खड़गे ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। खड़गे ने पहले चरण के मतदान में इंडी गठबंधन की बढ़त का विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रचार की कमान संभाली। बालोद और राजनांदगांव में जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी तब जन कल्याण के बहुत काम हुए। ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी इस देश के लोकतंत्र में कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि आज जो आरक्षण मिल रहे हैं ये कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बचाने के लिए जो कानून इस देश में लागू हैं वो कमजोर हो जाएं। रैलियों के बीच कोलकाता में कांग्रेस और सीपीआई-एम ने साझा प्रेस वार्ता की। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीपीआई-एम नेता बिमान बोस की इस प्रेस वार्ता में भाजपा के साथ साथ टीएमसी भी निशाने पर रही। दिलचस्प बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में इंडी गठबंधन की बैठकों में टीएमसी इन दोनों दलों के साथ मंच पर दिखाई देती है। इंडी गठबंधन के अलावा अन्य पार्टियां भी प्रचार अभियान में जुटी हैं। बसपा प्रमुख मायावती रविवार को यूपी के अमरोहा पहुंची, जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। मायावती ने भाजपा पर खूब निशाना साधा। दूसरे चरण का मतदान जैसे जैसे पास आ रहा है, जनसभाओं, रोड शो और चुनाव के समय इंडी गठबंधन लगातार बिखराव की ओर दिखाई पड़ रहा है। रांची में इंडी गठबंधन की रैली की गई, लेकिन गठबंधन के कुछ चेहरे मंच से नदारद रहे। इतना ही नहीं, जनसभा के दौरान ही आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में लाठी डंडे तक चलने लगे। एक तरफ चुनावी रण अपने शबाब पर है, वहीं विपक्ष का इंडी गठबंधन लगातार दरक रहा है। गठबंधन में शामिल दलों के दिलों की दूरी छुपाए नहीं छुप रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा रांची में की गई उलगुलान न्याय महारैली में भी गठबंधन का बिखराव साफ नजर आया। विभिन्न दलों के कई नेता अलग अलग मजबूरियों का हवाला देकर इस रैली से किनारा कर गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली में नहीं पहुंचे। इस अनुपस्थिति के लिए उनकी पार्टी ने तबीयत खराब होने को वजह बताया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की बात कहकर रैली में शरीक नहीं हुए। उधर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी पहले ही चुनाव प्रचार को वजह बताकर रैली में न आने की घोषणा कर चुके थे। रैली में शामिल नेताओं ने भाजपा पर हमले किए और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई जैसे मुद्दे दोहराए। हम चाहते हैं इस देश में जमहूरियत रहे, टिके, देश का संविधान रहे, और संविधान अगर गया तुम लोगों के पास कुछ बचने वाला नहीं है। आज इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, इसीलिए आपको लोग आदर से देखते हैं। मुझे उम्मीद है और उसी उम्मीद से कश्मीर से आया हूं
कि आपको कहूं, आज आपका आखिरी फैसला है। क्या भारत आजाद रहेगा? क्या हम लोग आजादी से चल सकेंगे, आजादी से बोल सकेंगे, आजादी से खा सकेंगे? क्या खाना है, क्या पहनना है, या ये हुक्म करेंगे कि ये खाओ, ये पियो, ये लगाओ? उस भारत को बनाना है। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। झारखंड में इतना अच्छा काम चल रहा था, दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार ने काम करनी थी। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे हैं, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। अरविंद जी बहुत बहादुर हैं। मन में बस एक ही बात है, आम जिंदगी, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं। जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। अब मजबूत उल गुलाम की आवाज करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। विपक्ष में ये बिखराव कितना भीषण है, इसका नजारा रांची की रैली में ही हो गया। जिस समय मंच पर इंडी गठबंधन के नेता साथ चलने का दम भर रहे थे, उसी जनसभा में कुछ ऐसी सिरफटव्वल मची हुई थी। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई इस लठबाजी में एक कार्यकर्ता का सिर ही फट गया। भाजपा इस खींचतान और सिरफटव्वल को लेकर इंडी गठबंधन को घेर रही है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राजग की लहर चल रही है, उसके कारण हताश, निराश और बदहवास कांग्रेस और इंडी अलायंस के कार्यकर्ता भी एक दूसरे का सिर फोड़ने पर आमादा हैं। पराजय सुनिश्चित होने के कारण उपजी कुंठा का यह परिणाम है कि वे एक दूसरे का अब सिर फोड़ दे रहे हैं। रांची की रैली के मंच पर कुछ दल पास पास जरूर बैठे, लेकिन जमीन पर वो एक दूसरे से उतने ही दूर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस और सीपीएम को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं। वहीं केरल में कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे को उखाड़ फेंकने में लगे हैं। इसके बाद भी इंडी गठबंधन के कुछ नेता आशाओं से भरे बयान दे रहे हैं। वी आर टुगेदर इन वेस्ट बंगाल, वी आर टुगेदर इन त्रिपुरा, वी आर नॉट टुगेदर इन केरला बिकॉज suppose the Congress or the CPM, they join together, what happens? BJP will come up. To prevent that, we have to fight against each other so that there is no space whatsoever available for the BJP. इंडी के बिखराव की सबसे उल्लेखनीय मिसाल तो केरल की वायनाड संसदीय सीट ही बनी हुई है, जहां वाम दल राहुल गांधी को हराने की हुंकार भर रहे हैं। वायनाड में राहुल की मुश्किल वैसे ही बहुत बढ़ चुकी है। रविवार को कांग्रेस जिला समिति के महासचिव पीएम सुधाकरन भाजपा में शामिल हो गए। मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। पीएम सुधाकरन ने कहा कि राहुल गांधी उन जैसे नेताओं की ही पहुंच से बाहर थे, तो आम आदमी का तो क्या ही सवाल। पीएम सुधाकरन ने राहुल को एक और कार्यकाल के लिए सांसद चुनने को वायनाड की विकास की संभावनाएं नष्ट करने वाला बताया। वायनाड में राहुल की मुश्किल डगर को लेकर भाजपा भी कटाक्ष कर रही है। शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वायनाड में कांग्रेस शहजादा मुश्किल में है और जिस तरह अमेठी छोड़ गए, वैसे ही जल्दी ही वायनाड भी छोड़ देंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने वायनाड से एनडीए उम्मीदवार के सुरेंद्रन को पत्र भेजकर उनकी सफलता की कामना की है। पीएम ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके निस्वार्थ सेवा भाव की भी तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने आंध्र प्रदेश की 9 और झारखंड की 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। रांची सीट से यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अल्पसंख्यकों की नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखे संदेश में मुसलमानों के लिए मनमोहन सिंह और कांग्रेस की प्राथमिकताओं के कुछ उदाहरण पेश किए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि
भारत में कुछ अल्पसंख्यकों ने दूसरे अल्पसंख्यकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए भारत में जैन और सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदायों ने सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि हमारे देश के कुछ हिस्सों में अन्य अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को विकास के लाभ में समान हिस्सेदारी नहीं मिली है। ये जानकारी हाल ही में प्रकाशित सच्चर समिति की रिपोर्ट में सामने आई है। इस तरह के असंतुलन को दूर करना और ऐसी असमानताओं को खत्म करना किसी भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का दायित्व है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार वास्तव में ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव होना है। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ का दौरा हो रहा है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री वहां जनसभाएं करेंगे। इस वक्त हमसे बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण है? आने वाले 23 और 24 2 दिन के प्रवास में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और उनका प्रवास बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास उनके प्रति है और उनका यहाँ पर आना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरा राहुल गांधी ने भी गारंटी दी है छत्तीसगढ़ में। देखिए, कांग्रेस से देश की जनता का और छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास उठ चुका है। अब वो कुछ भी वादा करेंगे जनता से, जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले समय में जनता उनको आजमा चुकी है। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। और वहीं बिहार के कोसी और सीमांचल का इलाका कभी आरजेडी और कांग्रेस का गढ़ रहा है। अभी किशनगंज को छोड़कर तमाम सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इस इलाके में इस बार बहुत ही दिलचस्प चुनावी लड़ाई देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या है भाजपा की चुनावी रणनीति, इसको लेकर हमारे संवाददाता राजेश राज ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से कटिहार में बातचीत की। देखिए। एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद अभी हमसे बिहार के सियासी मिजाज पर बात करने के लिए मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि मुकाबला जो है हर सीट पर नेक टू नेक हो गया है और बीजेपी या एनडीए के लोग दावा कर रहे हैं कि 39-1 था, इस बार हम 40 में 40 जीतेंगे। किस तरीके का मुकाबला आपको दिखाई पड़ रहा है? आपने देखा होगा कि पिछली बार 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए जीती थी और राष्ट्रीय जनता दल 0 पर आउट हो गई थी। और विगत 10 वर्षों के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में एक एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। हमारी केंद्र की सरकार या मोदी की जो गारंटी है, वो गारंटी कहीं न कहीं दिखता है। इस बार कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जहां भी प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। तो क्या मोदी मैजिक के सहारे नैया पार लगेगी जेडीयू की, या फिर वो अपना भी कुछ कमाल दिखा पाएंगे? नहीं, देखिए, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं और जब साथ मिलकर काम करते हैं तो हम लोग की ताकत एक होती है। हम उस ताकत को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। कहीं उनका भी लाभ मिलेगा, कहीं हम सबों का लाभ मिलेगा और अंततः नरेंद्र मोदी जी के गारंटी का लाभ मिलेगा। प्रणाम पूर्णिया जो है वो बहुत सुर्खियों में है और आपके एक एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के खिलाफ पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं और वहां की लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई है। बहुत टफ फाइट माना जा रहा है। कैसे देखते हैं? पूर्णिया आज कहीं न कहीं आशा बड़ी निगाह से मोदी की गारंटी को देख रहा है। 2005 के बाद हम सबों ने पूर्णिया जिला को बेहतर करने का काम किया। कभी कटिहार भी पूर्णिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन लोगों का भरोसा मोदी पर है। यही मोदी की ताकत है, यही मोदी की गारंटी है, इसलिए कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत शुक्रिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो बहुत ही सधे हुए लहजे में ये कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर मोदी मैजिक है उसका लाभ एनडीए को जरूर मिलेगा। कैमरामैन ललित के साथ कटिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं यूपी के अमरोहा में बीजेपी ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है।
वहीं इस सीट पर कांग्रेस से दानिश अली चुनाव लड़ रहे हैं। दानिश अली पिछली बार बसपा से सांसद चुने गए थे। बीजेपी उम्मीदवार से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने विशेष बातचीत की है। लोकसभा चुनाव में डीडी न्यूज का सफर जारी है। उत्तर प्रदेश में हम अमरोहा लोकसभा सीट पर हैं। ये लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ा था और यहाँ से दानिश अली जीते थे बहुजन समाज पार्टी से, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस उम्मीदवार है। और सामने है चौधरी कंवर सिंह तंवर, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। कंवर सिंह तंवर जी, किस तरह से देख रहे हैं मुकाबला? यह मुकाबला है ही नहीं। जो आदमी यहाँ से जीत के गया 2019 में, वो यहाँ वापसी आया नहीं क्षेत्र में, तो क्षेत्र की जनता तो वैसे ही उनको पसंद नहीं करती। दूसरी बात, जो माननीय मोदी जी ने काम किया है, देश का जो विकास के काम किए हैं, उससे लोग खुश हैं। सर, चर्चा होती है कि उम्मीदवार अपने कौन से मुद्दे जनता के बीच रखता है? मेरा सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर ही हम गौर करेंगे। आगे हमारा क्षेत्र जो है ना बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन काम बहुत हुआ है। माननीय योगी जी ने बहुत काम किया है यहाँ, और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी काम बहुत हुए हैं, लेकिन अभी और जो कोई काम है तो अब पूरा कर देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखें, पहला चरण, फिर दूसरा और तीसरा, तकरीबन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, इसके साथ ही साथ अन्य मुद्दे हैं। तो क्या आप देखते हैं कि जो मुख्य लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है उससे, या बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार से भी मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ मुकाबला है? क्या मानते हैं बीजेपी को? मैं आपको बता दूं, मुकाबला उनसे इसलिए नहीं है। 2014 का पहला भारत देखो, 2014 के बाद का भारत देखो। 2014 से 2024 में 10 साल के अंदर जितना विकास का काम हुए हैं, आज देश में जो आज तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, और 2014 से पहले इस देश को लूटा जा रहा था, इस देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने और दूसरे दलों ने। तो आप ये सोच करके देखो, आज जनता समझदार है, सब जानते हैं देश को लूटने वाला कौन है और देश को आज आगे ले जाने वाला कौन। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी कंवर सिंह तंवर। इनका मुकाबला है कांग्रेस के दानिश अली से, जो बसपा से जीते थे और कांग्रेस पार्टी से अमरोहा के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से हम बात करते रहेंगे अलग अलग दलों के उम्मीदवारों से। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अमरोहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पहले चरण में एनडीए को भरपूर समर्थन मिला है। पहला चरण वोटिंग का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। मैं मुरादाबाद, अमरोहा वगैरह सारी जगह पे मैंने कार्यक्रम किए, मैं मीटिंगें भी लेकर आया हूँ, मेरी बात भी वहां पे हुई। बहुत शानदार वहां पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। कुछ लोग गुमराह जरूर करेंगे जैसे पिछले चुनावों में करते थे। आज कांग्रेस 40 पार करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का इतिहास रचने जा रही है। और लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर हुए मतदान में 2019 के मुकाबले कम मतदान प्रतिशत के कई कारण बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व घोषित उम्मीदवार और सांसद एसटी हसन का कहना है कि पार्टी के द्वारा इस तरह अंतिम समय पर नाम बदल देने से समर्थकों में मायूसी आ जाती है, जिसके कारण मतदान का प्रतिशत कम हो जाता है। वहीं जनपद में उन लोगों का भी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के नाम पर असमंजस की स्थिति के कारण कम वोटिंग की स्थिति बताई गई है। वहीं बिजनौर के लोगों का भी कहना है कि यहां कम वोटिंग का कारण विपक्षी गठबंधन के द्वारा कम प्रचार करना, अपने लोगों से संपर्क न करना ही है। रामपुर में भी विपक्ष के प्रत्याशी को लेकर अंतिम समय तक बदलाव ही मतदान में कम मतदान का कारण माना जा रहा है। इस चुनाव में उत्साह नहीं था। जब उत्साह नहीं होता है तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। उत्साह इसीलिए नहीं था कि टिकट कट गया और लोगों ने मन कुछ और बनाया था, हो कुछ और गया, इसीलिए उत्साह भी ज़्यादा नहीं था। वोटिंग का कम प्रतिशत होना जो है उसके लिए जो है गठबंधन मेरे हिसाब से जिम्मेदार है, क्योंकि इस बार सपा के साथ साथ कांग्रेस भी उनके साथ जुड़ी हुई थी, तो कांग्रेस के प्रत्याशी के जो समर्थक थे उन लोगों ने भी कम वोटिंग की, और सबसे ज़्यादा बसपा का प्रत्याशी हमारे अमरोहा में कहीं नजर ही नहीं आया। जनता नहीं चाहती थी कि वो किसी बाहरी प्रत्याशी को वोट डाले या ऐसे लोगों को वोट डाले जो उसको पसंद नहीं। और जैसा कि हम लोगों ने पूरे मुरादाबाद में देखा कि वोटर्स के अंदर कोई उत्साह नहीं था। दोपहर के 3 बजे तक बूथ जो थे वो खाली पड़े थे। और इसी के साथ 24 की चुनौती में फिलहाल अभी इतना ही।
और अन्य खबरों का रुख करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को सियाचिन का दौरा करेंगे। वो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की 2550वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर भगवान महावीर के दिखाए रास्तों पर चलने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार बीते 10 साल से भगवान महावीर के दिखाए गए मार्ग और संदेश पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए। इसके साथ ही उन्होंने संतों का भी आशीर्वाद लिया। 2550वें निर्माण महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत की आध्यात्मिकता को देश की प्राण शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता के 75 साल के बाद सभी का प्रण वाद विवाद से निकले अमृत को आगे लेकर जाने का होना चाहिए। देश के लिए अमृत काल का विचार ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है, ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। सदियों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का ये सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं, सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं, सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं, वयम की सोचता है। संघर्षरत विश्व के समक्ष प्रधानमंत्री ने भारत के सदियों पुराने सत्य, अहिंसा, समभाव और मानवता के संदेश को भी दोहराया। वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर राष्ट्र संत प्रज्ञ सागर जी मुनिराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती की उपाधि दिए जाने के साथ ही पीएम मोदी को चक्रवर्ती के नाम से पुकारे जाने की बात कही। मैं पूरे विश्व से और देश से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए।
जैसे सरदार पटेल के आगे लौह पुरुष की उपमा दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा। जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे जैन सिद्धांतों के माध्यम से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग आलोकित किया था। जैन महावीर स्वामी जी सहित प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणक मनाते हैं। रविवार को भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही जैन समुदाय के संतों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और समागम को आशीर्वाद दिया। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वक्त यहां पर एक छोटी से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में हर आवाज रखती है मायने। आम चुनावों के लिए क्या है जनता की राय? कांग्रेस जीतती भी है तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? क्या है उनके मुद्दे? आज भी साधारण जनता का सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और न्याय में खर्चा होता है। जानने के लिए डीडी न्यूज पहुंच रहा है देश के हर राज्य में। 2024 में क्या बड़ी चुनौतियां आपको दिखाई दे रही हैं? जनवाणी बनेगा देश की आवाज का मंच, क्योंकि यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। होगी तीखी बहस, दीवार खोल के क्या दरवाजे बंद कर दिए आपने इनके लिए? होंगे नेताओं से हर सवाल जो बनाएंगे देश का भविष्य। देखिए जनवाणी सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनवाणी के प्रायोजक हैं एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच। राजस्थान, अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है। आप आयो, बहुत खुशी हुई। टीम का निर्णय काम मुस्तैदी से और बेहतरीन तरीके से हो। आगे रास्ता लंबा है पर टीम में गजब का जोश है। आज बढ़िया लगा, आप घर पाया तो अच्छा लगा मुझे। मिशन 85 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग नागरिक अपना वोट दे पाए। इनके दिन की शुरुआत एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सुबह सुबह हो जाती है। मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर जारी किए जाते हैं। बैलेट बॉक्स चेक करके उन्हें बंद, लॉक और सील किया जाता है। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ तैयार ताकि मतदान गुप्त रहे। कैमरे में इनके हर कदम को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ घंटे बाद टीम गांव की सड़कों पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। पहला मतदाता बुजुर्ग है और दुर्बल है। इनका बेटा इनका प्रतिनिधि है। अधिकारी इनके दस्तावेजों की जांच करते हैं। हमेशा की तरह मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना परम आवश्यक है। एक रजिस्टर में एंट्री की जाती है।
और फिर सारे फॉर्म भरे जाते हैं। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ को मतदाता के सामने रख दिया जाता है। टीम मतदाता को बैलेट पेपर के बारे में बताती है। सारे वोटर लिस्ट सबके नाम है, चुनाव चिन्ह जो नाम है, आगे जिसको भी आपको वोट डलवाना है बाबा जी, उसके आगे राइट का निशान लगाना। जैसे ही मतदाता मतदान के लिए तैयार हो, उसके सामने एक स्टैम्प पैड रखा जाता है। अब वो अपना अंगूठा लगाकर अपना मतदान करेंगे। अब बैलेट को एक छोटे लिफाफे में रखा जाता है और मतदाता उसे सील करता है। इस लिफाफे को दूसरे दस्तावेजों के साथ एक बड़े लिफाफे में रखा जाता है और मतदान पेटी में डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया ऐसे हर घर में दोहराई जाती है जहां 85 साल से अधिक आयु के पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक या 40% दिव्यांगता वाला कोई मतदाता रहता हो। ये नागरिक चल फिर सकने में असमर्थ है, तो भारत निर्वाचन आयोग इसका वोट इसके पास ले आया है। कहते हैं कि वोट अनमोल चीज है, वोट की कोई कीमत नहीं होती सर। तो सर इसीलिए आज हमको बहुत अच्छा लगा सर। दिन खत्म होते होते ज्यादातर मतदाता अपना वोट डाल चुके हैं। कुछ अपने घर पर नहीं थे या बीमार थे। भारत निर्वाचन आयोग की टीम उन मतदाताओं के लिए फिर से लौटेगी, ये आवश्यक है। अब दिन ढल चुका है, टीम अपने होम बेस पर लौट आई है। एसडीएम की टीम तैयार है, कैमरा चालू है और मतदान पेटी की सील तोड़कर उन्हें खोला जा रहा है। एक क्षेत्र के वोट इकट्ठा करके ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक सरकार कानून व्यवस्था को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। हुबली में छात्रा की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अपराध की कई और सनसनीखेज वारदातों ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इस बीच हुबली की छात्रा को न्याय दिलाने की आवाज तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मृत छात्रा के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग की और इस बीच इस पर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता पीड़ित परिवार को हौसला देने क्यों नहीं पहुंचे। अपनी ही पार्टी के पार्षद के साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिव कुमार जैसे नेताओं का ये रवैया सवालों को जन्म दे रहा है। कई लोगों द्वारा इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण को भी वजह बताया जा रहा है। उधर मृतक छात्रा के पिता और कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत ने राज्य सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर विश्वास उठ जाने की बात कही है। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने। एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा, नहीं उसको अरेस्ट करने में मैं इसके लिए मेरे को विश्वास टूटने का डर है। वो काम मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो। एक के बाद ये कई जघन्य वारदातों के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बुरी तरह घिरती जा रही है। अभी एक छात्रा की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था तो राज्य के गडग जिले में नगरपालिका उपाध्यक्ष के घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। मामले में कर्नाटक पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। गडग जिले की गडग बेटागेरी नगरपालिका में शुक्रवार रात को दसरा ओनी इलाके में प्रकाश बादल के घर में हमला हुआ। प्रकाश बकाले भाजपा के नेता हैं और उनकी पत्नी गडग बेटागेरी नगरपालिका की उपाध्यक्ष भी हैं। बताया जा रहा है कि चाकू से गला रेत कर इन 4 लोगों की हत्या कर दी गई। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। Practically there is no safety and security for any individual in Karnataka. Especially the Congress government, they want to make use of all these type of activities for the purpose of this election. उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबली की पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। पिछले दिनों कांग्रेस के एक पार्षद की बेटी को फैयाज नामक एक युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। भाजपा और परिवार के लोग इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इन आरोपों को खारिज करते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा का आरोप है कि वोट की राजनीति के चलते कांग्रेस ऐसी घटनाओं की अनदेखी कर रही है। होम मिनिस्टर का बयान और चीफ मिनिस्टर का बयान
इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करता है। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा सहयोग करेगी। दरअसल 18 अप्रैल को हुबली स्थित बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरामत की बेटी नेहा की फैयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने नेहा के गले, पेट सहित शरीर पर चाकू से 7 वार किए। बताया जा रहा है कि नेहा ने आरोपी फैयाज का प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके कारण उसने घटना को अंजाम दिया। भाजपा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सोमवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रांची में हुई इंडी गठबंधन की रैली पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने जनसभा में शामिल दलों और नेताओं पर कटाक्ष किया है। रैली में 2 ही चीज है, जितने भ्रष्टाचारी हैं जो जेल में बंद हैं या जेल में बंद होने वाले हैं वो, या नहीं तो जो किसी न किसी परिवार के सदस्य वो, यही 2 लोग जो है इस रैली में आए हैं। आप सबों को यदि देख लीजिएगा तो उसकी स्थितियां यही हैं। भ्रष्टाचारियों को क्या फायदा मिलेगा? जितने भी छोटे दल हैं उनकी स्थिति कमजोर है, वो खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस उनको जो है खत्म करना चाहती है, परेशान करना चाहती है, तबाह करना चाहती है। और आज तक यही हुआ है कि जितनी भी रीजनल पार्टी रही है उसको कांग्रेस ने दबाने का कोशिश किया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस के.टी. थॉमस ने कहा है कि नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ अनावश्यक संदेह उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। Citizenship Act is sought to be amended recently by the present Parliament. The amendment contemplates that more people will be given citizenship. No existing citizen in India will lose the citizenship. There seems to be a misunderstanding that this is intended to take away the citizenship of Muslims. Not one Muslim who is already a citizen of India will lose the citizenship. What is really contemplated is that those who are coming from the 3 countries, the 3 countries were part of British India earlier: Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जस्टिस के.टी. थॉमस ने कहा कि भारतीय संविधान में पहले से ही इस प्रावधान की परिकल्पना की गई है। The question of uniform civil code is contemplated in the original Constitution of India itself. It remains unamended even till now. It reads, "The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. All citizens must be governed by one civil code." The difference between civil code and military code is there. Civil code means whatever is not military code. Therefore, all the laws other than what is for the military, armed forces, must be one law. But it has to be made, though it has to be made, it is not at made. We were able to delay only. Whatever be the obstacle, so long as this is the demand of the Constitution, we have to implement it. और छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी माना जाता है। इस मामले में भाजपा कांग्रेस पर निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ में चर्चित शराब घोटाले मामले को लेकर एक के बाद एक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर पिछली एफआईआर को रद्द करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रदेश के कथित शराब घोटाले मामले को लेकर एक नई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसे लेकर रायपुर की एक पीएमएलए अदालत में कथित शराब मामले में चार्जशीट दायर की गई थी।
इस चार्जशीट में दावा किया गया था कि साल 2019 में शुरू हुए कथित शराब घोटाले में 2000 करोड़ से ज्यादा के रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके बाद EOW में इससे जुड़ा केस रजिस्टर्ड करते हुए इस मामले में नए तरीके से जांच की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के द्वारा एक FIR दर्ज की गई, जिसमें कि 420, 467, 471 और ऑन धाराएं IPC की थी। साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की भी धाराएं थी, धारा 7, 12 थी, और वो FIR दर्ज की गई थी गोवा लिकर स्कैम के वजह से। पूर्व की कांग्रेस पार्टी की सरकार की कारगुजारियां धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, ये तो छोटे मोटे मछली थे, असल मछली अब पकड़ में आए हैं। अनिल टुटेजा वास्तव में भ्रष्टाचार करने के इस संगठित गिरोह के सबसे बड़े किंग पिन थे। शराब घोटाले का मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के कार्यवाही को निरस्त किया है। ऐसे में अब ईडी अपनी साख बचाने के लिए और अपना एक राजनीतिक दल के साथ जो धर्म है, जो जुड़ाव है, उस दिशा में काम करने के लिए फिर एक बार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को प्रताड़ित कर रही है। ईडी की बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में रिटायर IAS अनिल टुटेजा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने शराब घोटाले के सिलसिले में नई ACR दर्ज कर ली है। यह सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द होने के बाद किया गया है। एजेंसी के इस कदम में साफ समझ में आ रहा है कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, रायपुर। और वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने राज्य के युवाओं के विकास का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इतने समय तक यहां का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने युवाओं के लिए अवसर पैदा नहीं किए। Congress denied development, denied jobs for the last 15 years or even 20 years by two people who were MPs and who are MPs in this constituency. People trusted them to change their lives, to do something to improve their lives. And both these MPs, both Pannian Ravindranji and Dr. Shashi Tharoor, have done nothing for them. So therefore, I said on the 4th of March when I first came here, and I say today again, people of Tirunelveli want development, people of Tirunelveli want progress, they want jobs, the youth want opportunities, and they are certainly now not going to look for the status quo of the last 20 years. They want change. और उधर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर इन दिनों जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने इंसुलिन के साथ तिहाड़ जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आतिशी का दावा है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 300 पहुंच गया है, लेकिन भाजपा के इशारे पर उन्हें इंसुलिन मुहैया नहीं कराई जा रही है। वहीं इस मामले पर तिहाड़ जेल का कहना है कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी से महीनों पहले इंसुलिन लेना बंद कर दिया था। तिहाड़ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तिहाड़ DG के एम्स को डायबिटोलॉजिस्ट भेजने के लिए लिखी गई कथित चिट्ठी को दिखाते हुए कहा कि इससे केजरीवाल की देखभाल के लिए जेल में एक विशेषज्ञ मौजूद होने की दावे की पोल खुलती है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि किसी की जान को खतरा नहीं है, आपको विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। AAP party and Arvind Kejriwal stop playing the victim card. We know what the jail authorities have said. Nobody's life is in danger. If a person does not take medicine on their own, it is their own safety that they have to look at. The jail authorities have done their job. So please stop spreading conspiracy theories. जेल हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तो भैया आप बेल का बहाना बनाओ, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। केजरीवाल को डायबिटीज है, वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति है। केजरीवाल के वकील ने अदालत में याचिका दायर कर उनके डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन के लिए मांग की थी। वकील ने कहा था कि केजरीवाल का शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। अदालत ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और सोमवार को फैसला सुनाएगी। इसके जवाब में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में
जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। केजरीवाल के घर से ऐसा ही खाना आ रहा है जिसमें शुगर और कार्ब्स की मात्रा ज्यादा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के रेस वॉकर्स प्रियंका गोस्वामी और आकाशदीप सिंह ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में इन दोनों ने मिक्स्ड मैराथन रेस वॉकिंग रिले इवेंट में 18वां स्थान हासिल किया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।